नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 एनवायरनमेंट के एमसीक्यू। जी हाँ, एमसीक्यू सीरीज चालू हो चुकी है जो कि आपके सेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप फॉरेस्ट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चंस में। सबसे पहले आपने दोस्तों, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज की क्लासेस मिल जाएंगी और साथ में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा इस क्लास की पीडीएफ के लिए, एईपी ग्रुप। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं ताकि आपको क्लास की अपडेट मिल पाए, पीडीएफ मिल पाए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हाई करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारा दोस्तों पेपर वन के लिए कोर्स चल रहा है जो कि केवल और केवल 799 रुपए का है। कंप्लीट एमपी सेट का कोर्स आपको मिल जाएगा केवल 799 में। जल्दी से ले लीजिए क्योंकि फीस जल्दी ही बढ़ने वाली है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, इन द स्टडी मैन एंड environment interaction, the statement of miss sample that the human are slowly the product of their environment is, ये क्या था? एक ओपिनियन था, प्रेजुडिस था, फैक्ट था, या वाइडली एक्सेप्टेड फिनोमेना था? आपको बताना है कि भाई मानव पर्यावरण अंतक्रिया के अध्ययन में मिस सैंपल ने कथन कहा था। कथन क्या था कि मनुष्य धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट का क्या है, पर्यावरण का उत्पाद है। तो ये क्या था? तो जाहिर सी बात है, ये एक तथ्य था। याद रखिएगा, एक तथ्य था। और ये एक बाकायदा मैं आपको बता दूं, ये थी बेसिकली आपकी एलन चर्चिल सैंपल, जो कि आपकी क्या थी, फीमेल ज्योग्राफर थी, है ना। और इन्होंने काफी बुक लिखी। बुक में आपने देखा होगा, बुक का नाम है ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और अमेरिकन हिस्ट्री पर काफी बुक बुक लिखी थी उन्होंने। एक पेपर पब्लिश किया था, उसमें ये चीज कहा था। ये जो कहा था वो एक क्या था, फैक्ट था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर दे रखा है कि क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर कंपेयर टू क्लियर नाइट विदाउट क्लाउड ड्यूरिंग द विंटर, दिस इज बिकॉज। भाई पूछ रहा है, जाड़ों की साफ रातों के बिना, बादलों के बिना तुलना में बादलों वाली रात अधिक गर्म होती है, क्यों? तो आपको बताना है क्यों गर्म होती है। पहला बोल रहा है कि भाई बादल गर्मी से पृथ्वी की ओर विकिरण करते हैं। दूसरा बोल रहा है कि भाई बादल आकाश से शीत लहरों को पृथ्वी पर रोकते हैं। या फिर बोल रहा है कि आपका बादल पृथ्वी से ऊष्मा विकिरण को निकालने से रोकते हैं। या फिर बोल रहा है कि आपका पृथ्वी से अधिक ऊंचाई पर स्थित बादल सूर्य से ऊष्मा अवशोषित करते हैं और उन्हें पृथ्वी की ओर भेजते हैं। तो याद रखिएगा, सही आंसर है सी। सी इसका सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, जो आपके बादल होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को रेडिएट होने से आपका क्या करते हैं, रोकते हैं। जैसे आप देख पाएंगे, ये देखिए, जैसे ही आपकी हीट जा रही है ऊपर की ओर, बादल उसको वापस कहाँ भेज देगा, नीचे की ओर भेज देगा। वो स्पेस में जाने नहीं देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द अर्बनाइजेशन प्रोसेस अकाउंट द विंड इन अर्बन सेंटर ड्यूरिंग द नाइट टू रिमेन। शहरीकरण की प्रक्रिया शहरी केंद्रों में रातों के दौरान रहने वाली हवा के लिए जिम्मेदार होती है। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। पहला है फास्टर देन द रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों से तेज बहती है, या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में धीमी बहती है, या एक जैसी होती है, या ठंडी होती है। तो याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा अच्छी बहती है, जबकि अर्बन यानी शहर में आपको क्या मिलेगी, धीमी मिलेगी एज कम्पेयर टू शहर आपका गांव, है ना। इसके अलावा अर्बनाइजेशन यहाँ पर एक टर्म है जो आपको पूछी जा सकती है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि अर्बनाइजेशन होता क्या है। याद रखिएगा, जो पॉपुलेशन होती है वो गांव से शहर की ओर अगर शिफ्ट हो रही है ना, जिससे आपका क्या हो रहा है, जिससे आपका गांव में जो जनसंख्या है वो कम हो रही है एज कम्पेयर टू शहर, है ना। तो ये प्रोसेस को पूरी को हम क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन कहते हैं, जिसको कहते हैं शहरीकरण। शहरीकरण की प्रक्रिया है ये, शहरीकरण की प्रक्रिया, याद रखिएगा, शहरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, अर्बनाइजेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के दौरान ठंडी में जो मोर प्रोनाउंस्ड होता है वो कहाँ पर होता है? सर्दियों के दौरान ग्लोबल वार्मिंग अधिक स्पष्ट हो जाती है। कहाँ पर ज्यादा आपको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी? ठंड के समय पर, इक्वेटर पर, पोल पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। तो याद रखिएगा, ठंड के समय सबसे ज्यादा सर्दी आपको देखने को मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। ये डायग्राम को देखिएगा आप, ये ठंड के समय में हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का एक्सिस है, यहाँ पोल है, तो ये आपका आर्टिक सर्कल, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आपका सर्कल। अब देखिए, ठंड के समय पे सबसे ज्यादा आपको जो धूप पड़ेगी तो वो एरिया आपका कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन का है।
ज्यादा एरिया आपका कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का है, सबसे ज्यादा धूप यहीं पड़ेगी, सबसे कम आप देख रहे हो यहाँ पर पोल में तो बिल्कुल पड़ेगी नहीं, आपके नॉर्थ पोल में, है ना, कि वहां अंधेरा छाया रहेगा। और यहाँ पर आप बात करेंगे तो ये एरिया आप देखेंगे सबसे ज्यादा धूप की उसमें आता है, इस कारण यहाँ पर आपकी ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसी प्रकार बोल रहा है मलेरिया किससे होता है ना, बोल रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है या पैरासिटिक इन्फेक्शन है। तो आपको याद रखना है मलेरिया जो होता है वो क्या होता है, मलेरिया आपका पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। क्या होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, जी हाँ, परजीवी संक्रमण होता है। अगर आप देखेंगे तो मलेरिया जो है बेसिकली आपका, इसको हम पैरासिटिक, कौन सा पैरासिटिक, वो भी प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, जिससे क्या करता है वो इन्फेक्टेड करता है फीमेल मच्छर के थ्रू। फीमेल मच्छर कौन सी, फीमेल मच्छर आपकी होती है एन्फोलिन मॉस्किटो, है ना, एन्फोलिन मॉस्किटोज के थ्रू क्या होता है बेसिकली आपके ब्लड में पैरासाइट जाता है ना, और आपका क्या हो जाता है, आपको मलेरिया हो जाता है। याद रखिएगा प्लाज्मोडियम टाइप करके होता है इसके द्वारा, और मलेरिया और भी होने के कारण है, अगर आप किसी को मलेरिया और ब्लड चला दिया उसका, है ना, या फिर आपको मदर को मलेरिया और प्रेग्नेंट है वो, तो उसके बच्चे को भी मलेरिया हो सकता है, तो ये चीजें भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि मेन पॉल्यूटेंट ऑफ इंडियन कोस्टल वाटर, भाई जो भारतीय तटीय है उसका मुख्य प्रदूषक कौन सा है, ऑयल का गिरना, म्युनिसिपल सीवेज या इंडस्ट्रियल या फिर एरोसोल। तो याद रखिएगा सबसे मुख्य कारण होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। यहाँ जो इंडस्ट्री से निकला वेस्ट होता है वो सबसे बड़ा कारण होता है, जिसके कारण आपका इंडियन वाटर क्या हो रहा है, आपका पॉल्यूटेंट होता है, आपका प्रदूषित होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन द इंडिया कॉज बाय, भाई भारत में सबसे ज्यादा वन का जो नुकसान करते हैं वो किस कारण होता है। पहला है नदी घाटी परियोजना द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा, परिवहन के साधन द्वारा या एग्रीकल्चर के द्वारा। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो आपका नुकसान करता है वो एग्रीकल्चर, क्योंकि भाई हमें एग्रीकल्चर की चाहिए लैंड। लैंड कैसे होगा, जब हम फॉरेस्ट को काटेंगे, फॉरेस्ट काटेंगे तभी तो हमें समतल जमीन मिलेगी। तो बेसिकली सबसे ज्यादा नुकसान जो है एग्रीकल्चर से होता है, खासकर जैसे आपने देखा होगा झूम कल्टीवेशन के कारण काफी नुकसान होता था, लेकिन मुझसे आपका बैन कर दिया गया, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिटुमेन कहाँ से प्राप्त होता है। जी हाँ, बिटुमेन आपको पूछा जा रहा है कहाँ से प्राप्त होता है, फॉरेस्ट प्लांट से, क्रूड ऑयल से, केरोसिन से या अंडरग्राउंड माइन से। याद रखिएगा बिटुमेन जो होता है वो क्रूड ऑयल, कच्चे तेल से निकाला जाता है, इसकी एक प्रोसेस होती है पूरी की पूरी। ये देखेंगे बिटुमेन रिफाइनिंग की प्रोसेस होती है, यहाँ से क्रूड ऑयल डाला जाएगा, इसे 300 से 350 डिग्री पर क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, है ना, तो जो गैस होंगी ऊपर चली जाएंगी, प्रोपेन ब्यूटेन, है ना, ऐसे ही नेफ्थेन हो गया, केरोसिन हो गया, गैस ऑयल यहाँ पर निकल आएगा। फिर जो बचेगा उसे 350 से 425 पे गर्म किया जाएगा, फिर गैस ऑयल आपका निकलेगा, है ना, गैस ऑयल निकलेगा। इसी प्रकार आपका फिर जो बचेगा रेसिड्यू आपका विटुमेन कहलाएगा, है ना। अब ये फिर फर्दर उसमें जाएगा, उसके बाद ब्लेंडर होगा, है ना, उसके बाद पूरी की पूरी प्रोसेस चलेगी और आपको क्या मिलेगा, बिटुमेन मिल जाएगा। तो बिटुमेन किससे मिलता है, क्रूड ऑयल से मिलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी विस्फोट किसके रूप में महसूस किए गए हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉल्केनिक eruption हैड बीन फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन वेदर, लॉस ऑफ वेजिटेशन, सिंकिंग ऑफ आइलैंड और एक्सटेंशन ऑफ एनिमल। तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है कि भाई किस तरह से आपको वॉल्केनिक वो मिला है इसी फॉर्म में। तो आपको पता है सबसे ज्यादा जो चेंजेस हुआ है वो क्या, चेंज इन वेदर। यहाँ मौसम में काफी परिवर्तन हो चुका है, आपने देखा होगा बिन मौसम बारिश हो जाती है, बिन मौसम आपकी एकदम ठंड पड़ जाएगी, बिन मौसम आपकी कई इलाकों में जैसे अमेरिका में जाएंगे, कनाडा में जाएंगे तो बर्फबारी हो जाएगी, एकदम बाढ़ आ जाएगी, है ना, जैसे पाकिस्तान में आपने देखा था इस ईयर एकदम बाढ़ आ गई। तो ये मेन जो कारण है आप देखेंगे वो चेंज इन वेदर, जो एक तरह से आपका क्या है महसूस किया जा रहा है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी। सुनामी किसके कारण होती है, सुनामी के मुख्य कारण क्या है। पहला बोल रहा है महासागरों में हल्के बू वो होना, या स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होना, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड होना माउंटेन में या रेगिस्तानों में। तो याद रखिएगा सुनामी होती है बेसिकली किससे, सुनामी होती है अर्थक्वेक से, वो भी कहाँ पर, ओशन में। ओशन में जब आपका क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा तो उससे सुनामी पैदा होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एपी सेंटर था एकदम ओशन के मध्य में, यहाँ पर आपका क्या हुआ, आपका क्या हुआ, भूकंप आया, भूकंप से यहाँ पर बड़ी बड़ी लहरें उठी, बड़ी बड़ी लहरें आपकी कहाँ गई, कोस्टल में गई, और यहाँ पर क्या आ गई, आपकी सुनामी आ गई।
ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। होपफुली आपने एंजॉय किया हो ये क्लास, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। और हमारा कोर्स चल रहा है, वो भी आप लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं। 799 का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।